संक्षिप्त। आइए चलिए 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 चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने कहा था 0% टाइम वेस्ट, 100% कंटेंट, लेट्स डू इट। आइए नेक्स्ट वाले पे आप आएंगे, चैप्टर नंबर 5 पे। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, थ्योरी पे सर, कंटेंट पे कंटेंट, मैक्रो पे मैक्रो ले रहे हैं आप आज। बिल्कुल मैं मैक्रो पे मैक्रो लूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ गिन के गिन के गिन के। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कर दिया है टाइमर स्टार्ट, बज गए 14:46। देखो दिख रहा है कि आपको मेरे स्क्रीन पे 46। मैं 50 पे स्टार्ट करूंगा, 50 पे जल्दी से, 50 नहीं चलो 51 पे स्टार्ट करूंगा। 4 मिनट का ब्रेक है आपके साथ, सिर्फ 4 मिनट का ब्रेक किसके लिए रहता है मालूम है ना? एक तो खाना खा लो, नहीं तो थोड़ा बहुत करके ले लो, राइट? बहुत पानी पिया रहा, थोड़ा सा हल्का हो लीजिए आप भी, मैं भी हो लेता हूँ। अपन फटाफट से मिलते हैं, सिर्फ 4 मिनट में। देखिए यहाँ पे घड़ी आपको दिख रही है, राइट? मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप आओ ना आओ, मैं स्टार्ट कर दूंगा। फेयर एनफ डियर स्टूडेंट्स, सो बी क्विक 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 क्विक, ओनली 4 मिनट्स। चलिए, मैं तो यहीं पे बैठा रहता हूँ ताकि आपको, आप इधर उधर ना जाओ। मैं तो सिर्फ आपको दे रहा हूँ टाइम, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं पे, मैं यहीं पे हूँ। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आपको पानी वानी पीना है तो पी लो, थोड़ा सा हल्का होना है तो हो लो। बी क्विक बी क्विक। जल्दी जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आइए, लवकर लवकर यार। चलिए ओनली 2 मिनट्स मोर, बी क्विक। चलिए आ जाओ जल्दी से भैया, जहाँ जहाँ गए थे वहां वहां से आ जाओ। चलिए
चलिए आगे सभी। ओके लेट मी स्टार्ट क्विकली। चलिए बच्चों जल्दी से लोंडो को बोल दो सर आ गए हैं, सर शुरू कर रहे हैं। आता तुम्ही या किंवा नका यू, सर शुरू कर रहे हैं। आइए ये भी चैप्टर देख लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी का। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके 51 हो गया, मैंने 51 कहा था, 51 हो गया। चलिए 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 चलिए, बी क्विक बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलो रे चलो चलो चलो। चलिए आ जाइए जल्दी से। ओके लेट्स स्टार्ट let's start let's start let's start let's start। happy that you all are here again। आगे ब्रेक लेके चलिए देवी सज्जनों प्रारंभ कर लेते हैं। आइए प्रारंभ कर लेते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमी शुरू कर लेते हैं। ओके लेट्स सी। अब बच्चों इंडियन इकोनॉमी हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डियर स्टूडेंट्स मेनली लिख लेंगे आप मेरे साथ अगर चाहिए तो आपको। हम पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर के बारे में, सॉरी प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। मेनली अपन 3 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके प्राइमरी सेक्टर मतलब एसेंशियली अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, फिर एग्रीकल्चर का 5 ईयर प्लान में क्या हुआ और गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए। सेकेंडरी सेक्टर मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और फिर हम उसमें मेनली पढ़ेंगे कि कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमने लाए थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। और फिर हम पढ़ेंगे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट। और फिर टर्शियरी सेक्टर हमारे पास है। टर्शियरी सेक्टर मतलब टूरिज्म आ गया, टूरिज्म और एजुकेशन आ गया, जिसमें अपन एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, राइट। टूरिज्म एजुकेशन आ गया जिसमें अपन एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया वो भी, और टूरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए ये लेंगे, राइट। तो साथ साथ में अपन देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या रहा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है अपने पूरे इस चैप्टर का एक मैप। लिख लीजिए, मुझे पढ़ाने आपको 4 मेन बातें। आपने मेरे साथ लिख ली क्या 3-4 बातें? नहीं तो बस इसका एक फोटो स्क्रीनशॉट निकाल के रख देना। 4 बातें मुझे आपको इस चैप्टर में पढ़ानी है ताकि आपको बोर ना हो, आपको समझ में आए हमेशा कि हम पढ़ के आए हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स डू इट डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा था, प्लीज हेल्प मी मेंटेन व्हाट आई सेड, 0% टाइम पास, 100% कंटेंट। लेट्स डू इट। चलिए अच्छा, तो सबसे पहले आता है मेरा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आने वाला है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ऐसा समझिए कि कल आपका इको का पेपर है, कल नहीं आज शाम को। तो आप कैसे पढ़ते हैं? आप पढ़ते क्या टाइम पास करो, क्या टाइम पास करो 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 नहीं ना। तो चलो कंटिन्यू। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, 58% लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। इंडियन फूड इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ के चांसेस है वगैरह वगैरह कहा गया है, ठीक है। 6th लार्जेस्ट है इंडियन फूड एंड ग्रोसरी, अंडरलाइन करना, मार्केट इज द 6th लार्जेस्ट, ये एग्जाम में आएगा, 6th लार्जेस्ट है। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पूरे मार्केट का अपना 32% फूड मार्केट का
इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेस फूड मतलब समझते हो इंडिया फूड, टमाटर क्या है फूड, लेकिन सॉस क्या है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस करके बनाया ना। तो प्रोसेस फूड जो है अपना टोटल फूड मार्केट का रफली 32% जो है ये प्रोसेस्ड फूड से आ रहा है। और इंडिया का फूड एंड ग्रोसरी मार्केट जो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट है। दैट्स टू। चलिए लेट्स डू इट। चलिए नेक्स्ट वन, मेजर इन्वेस्टमेंट्स। चिराग सर वीडियो में आ रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। ओहो आइए लेट्स डू इट, कर लेते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके, द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज क्यूमुलेटिवली अट्रैक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतने इतने बिलियन का, जो कोई काम का नहीं, जो कोई काम का नहीं। ओके देखिए, सम मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। ओके, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स और क्या क्या डेवलपमेंट हुए देखिए। 8500 करोड़ वगैरह का कुछ ही प्रोजेक्ट आया, कट कर देना। फर्स्ट मेगा फूड पार्क अंडरलाइन करना, ये एग्जाम में आएगा। फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहां से आया? राजस्थान से, राजस्थान में आया। नेक्स्ट वन, बाकी ये कट करेंगे, ये कट करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए, हम ये हर बार पढ़ेंगे। सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए ये हर बार रहेगा। सेकेंडरी सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए। टर्शियरी सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए, यही है पूरे चैप्टर में। ओके, सो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स उठाए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? प्रधानमंत्री किसान, ये अंडरलाइन करेंगे, किसान सम्मान योजना, पीएम किसान, किसान सम्मान निधि योजना। इसमें इतने करोड़ डाले। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, अंडरलाइन। क्या है? फार्मर्स को बोला गया आप सिर्फ बनाने पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है, फार्मर्स बनाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते नहीं, इसलिए वो इतने अपने आउटपुट का अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाते। अब क्योंकि वो अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाते, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने आपके लिए लॉन्च कर दिया ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग सर्विसेज। आप बनाने का काम कीजिए, आप सिर्फ खाना बनाएंगे, बनने के बाद उसको मार्केट करने का काम गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने लाया आपके लिए टीएमए। टीएमए मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ओके, चलिए आगे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कब आई? 2018 में, सितंबर 18 में। ये बस अंडरलाइन करना, 2018 में आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आया बस। फिर ये एक फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री अन्नदाता को संरक्षण, पीएम आशा। पीएम आशा तो पीएम किसान, एक पीएम किसान और एक पीएम आशा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पीएम का क्या क्या चल रहा है। पीएम किसान, पीएम आशा। ओके, पीएम किसान किसके लिए? सबको समान निधि मिले, सबको समान निधि मिले, समान एक तरह का पैसा मिले। पीएम किसान, सबको समान निधि मिले। ओके, पीएम आशा, आशा में क्या है? आशा में संरक्षण, आशा को चाहिए संरक्षण। कैसे याद रखेंगे? आशा को चाहिए संरक्षण। तो आएगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। एक है पीएम किसान, जिसमें सब किसान को एक जैसा पैसा मिले। दूसरा है पीएम का कौन सा? पीएम आशा। पीएम आशा में क्या है? संरक्षण। सारे फार्मर्स की जो ये सुसाइड वगैरह होता है उसको रोकने के लिए उनको संरक्षण मिले। ओके, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इतने इतने पैकेज करोड़ डाले नहीं, इतने करोड़ डाले नहीं। ओके, फिर एक एग्री उड़ान लॉन्च किया है। क्यों लाया गया है? टू बूस्ट इनोवेशन। इनोवेशन लाएंगे, उड़ान भरने के लिए आपको चाहिए इनोवेशन। इनोवेशन। बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया। पीएम किसका है? पीएम खसका है। तो देखो बच्चों, पीएम के 3, पीएम किसान, पीएम आशा, पीएम खसका है। हाउडी मोदी था ना, हाउडी, हाउ आर यू, वैसे पीएम खसकाय, हाउ आर यू। खसकाय मतलब मराठी में मालूम क्या? खसकाय मतलब कैसे क्या? खसकाय, हाउ आर यू पीएम, पीएम खसकाय। पीएम खसकाय में क्या होने वाला है? सिंचाई योजना। सिंचाई, सिंचाई मतलब क्या है? इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए लाया गया ये, उसमें इतने इतने करोड़ डाले। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू ट्रिपल द कैपेसिटी, ट्रिपल करना चाहते हैं। और उसको उन्होंने संपदा, संपदा क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स के लिए संपदा लाई गई और 100% एफडीआई अलाउड किया गया। तो वन सेकंड डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए? 3 याद रखेंगे, पीएम किसान, पीएम आशा, पीएम खसकाय। पीएम किसान, पीएम आशा, पीएम खसकाय। किसान में क्या मिलेगा? समनिधि, सबको एक जैसी निधि। पीएम आशा, आशा में क्या मिलेगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आशा, आशा, आशा में क्या रहेगा? संरक्षण। क्यों? आशा को संरक्षण की जरूरत है ना बच्चों। जी हाँ। पीएम खसकाय, ऐसे क्या होगा? सिंचाई। सिंचाई होना चाहिए चिंचाई। चीन का नाम ही ना निकालो सर आज तो आप। सिंचाई। ओके, पीएम खसकाय। नेक्स्ट आगे,
फिर देखिए बच्चों आ गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। क्या पढ़ने वाले हम लोग? अलग अलग इंडस्ट्रीज पॉलिसी। जन धन योजना भी है। व्हाट इज जन धन? जन धन मतलब जन मतलब क्या? आदमी, उसको धन। तो जन को धन बांटने की जो योजना है वो पीएम की जन धन योजना है। हर एक योजना के डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे रूल्स है, आपको चाहिए तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मिलेगा, सिलेबस में नहीं है। ओके देखिए, बाद में अपने पास आ रहे हैं सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया को बूस्ट किया, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। मेजर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, जैसे अगर आप देखो जी सीमेंस, एचटीसी, तोशिबा, इन लोगों ने क्या किया? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया में। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर। एफडीआई जो है इंडिया में, एफडीआई मतलब क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इतने बिलियन तक जा चुका है जो एग्जाम में आने के चांसेस नहीं। और इंडिया बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। दिसंबर में कहा गया है कि प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे वन प्लस वगैरह, ये पूरा का पूरा लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में डालने वाले हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ रही है काफ़ी, ठीक है। वन प्लस के बारे में कहा गया है फिलाटेक्स इंडिया पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग इज प्लानिंग टू अंडरटेक अपवर्ड इंटीग्रेशन बाय सेटिंग अप फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो और बढ़ रहे हैं फिलाटेक्स, और अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, विप्रो 3D आर कोलैबोरेटिंग टू प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल 3D प्रिंटिंग मशीन। 3D प्रिंटिंग मशीन के बारे में आपको उस दिन भी कहा था डियर स्टूडेंट्स। 3D प्रिंटिंग मशीन मतलब क्या? ऐसा इमेजिन करना जैसे ये देखिए, ये माउस है, ये माउस है। इस माउस का मान लीजिए ऊपर का कवर आपको प्रिंट करना है। वो 3D प्रिंटर है ना, इसका पूरा लेंथ ब्रेथ हाइट 3D पूरा का पूरा पढ़ लेता है कितना है इसका, और वो प्रिंट करता है उसको। दैट इज 3D प्रिंटिंग। और 3D प्रिंटिंग डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़े लेवल पे, 3D प्रिंटिंग इज अ नेक्स्ट फ्यूचर। नेक्स्ट फ्यूचर क्या है कि आप घर में बनाओगे अपने अपने जैसा। जब अपने मोबाइल फोन का कवर आपके घर में बनेगा, प्रिंटर प्रिंट करेगा जैसा चाहिए वैसा। आपके कपड़े आप घर में प्रिंट कर सकते हो, एक प्रिंटर सब कुछ कर देगा। तो 3D प्रिंटिंग इज द नेक्स्ट फ्यूचर। यूएस वगैरह में उसको तूफान लेवल पे यूज कर रहे हैं, तूफान लेवल पे। इंडिया में विप्रो और सिड, ये लोग इंडिया का इंडस्ट्रियल लेवल का 3D प्रिंटिंग मशीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल्स अशोक लेलैंड जो है वो पायनियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ भी ज़्यादा खास काम का नहीं, बस कहा गया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में कब कब नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े हुए। तो बहुत बाहर के लोग भी इंडिया में आए। मेड इन इंडिया के तहत वन प्लस भी आ रहा है, फिलाटेक्स भी एक इंप्रूवमेंट कर रहा है, और ऐसा ऐसा कहा गया कि विप्रो और सिड ने मिलकर ये 3D प्रिंटिंग बनाने के बारे में सोचा है। बट डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब वो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। गवर्नमेंट लाया नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 में, मत पढ़ना। 35 मशीन पार्ट्स को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया। पहले ड्यूटी लगती थी अगर आप इंपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए कि भाई ठीक है, इंडिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो 35 इसके ऊपर उन्होंने 2018 में एग्जाम में आएगा। 2018 में 35 मशीन पार्ट्स पर स्टूडेंट्स क्या कर दिया? ड्यूटी को हटा दिया। ओके, नेक्स्ट वन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे कट। बस ये लास्ट वाला से लाइन करना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री कौन है? वो डिफेंस की। इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल विल अनेबल प्राइवेट कंपनीज टू टाई अप विद फॉरेन प्लेस। तो प्राइवेट कंपनी इंडिया के फॉरेनर्स के साथ कैसे प्लान करके इंडिया के हित में काम कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मॉडल अप्रूव किया है। ओके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं इसमें। वे फॉरवर्ड एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग में और आगे इंडिया क्या सोच रहा है, वे फॉरवर्ड देके रखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने ट्रिलियन का होने वाला है। सर 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 हरीश शर्मा क्या लिख रहा है? हरीश इतनी बार क्यों लिख रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है हरीश बेटा? तू सर 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 करके क्या क्यों यार परेशान कर रहा है? कुछ है डाउट तो अभी रुक जाओ, मैं जब चैट बॉक्स ओपन करूंगा ना तभी आना वहां पे। क्या चाहिए बोलिए, वहां पे क्या लिखा है? शुभिता, शुभिता आपने क्या कहा है बोलिए। शुभिता क्या डाउट है? शुभिता चलिए, कोई डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में लिख के रख दीजिएगा, मैं उसको बाद में पढ़ लूंगा। इमीडिएटली तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ। हर्ष तू बार बार सर लिख रहा है, कोई डाउट रहेगा तो लिख देना बेटा, है ना। सुमित सानी, आप एक मिनट डाउट बीच में मत लाइए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है वगैरह आएंगे नीचे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा नीचे, तब मैं पढ़ाता हूँ।
अभी तो जो पढ़ा है उसमें से आप देख लीजिएगा। तो सुविधा, अगर आपको लेक्चर 3 नहीं समझ में आया, कौन से लेक्चर 3 की बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मैराथन ले रहा हूँ, अब मैराथन में मेरे कौन से लेक्चर 3 की बात कर रहे हो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब लेक्चर 3 का आपको क्या था उस लेक्चर में ये मुझे याद नहीं, आपको जो नहीं समझा रहेगा कोशिश करते हैं यहाँ पे कवर हो जाए, डाउट रहेगा तो वो लिख के दीजिएगा आप, राइट। तो आप जो डाउट रहेगा सुविधा मुझे व्हाट्सएप कर देना, राइट, प्लीज यहाँ पे मत लिखिए, आई थिंक बीच में से आ गए आप, चैट बॉक्स या मैराथन चल रहा है, ये रेगुलर लेक्चर नहीं है। आपका जो डाउट रहेगा ये देखिए 788 आपको नंबर दिख रहा है क्या मेरा, हाँ ये नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये इधर इस नंबर पे जो डाउट रहेगा कोई वाला आप वहाँ पे भेजिएगा पर्सनल। अभी तो मैराथन में कंटिन्यू कर लूँ मैडम शुभिता मैडम जी, मैं मैराथन कंटिन्यू कर लूँ कि आपका जो लेक्चर 3 का डाउट है वो सबके लिए यहाँ पे मैं मैराथन रोक कर सॉल्व करूँ, आप बताइए। हाँ तो शुभिता जी आप समझिए, आप लॉ ऑफ सप्लाई का डाउट अभी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए, मेरा मैराथन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपका डाउट ले लूँ मैराथन में, ओके आप मुझे डाउट मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ मैराथन चल रहा है, बीच में आप ये क्या लिख रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई का सर 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 बार बार है, सो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली ले लूंगा। अभी के लिए आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, वे फॉरवर्ड, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू रीच 1 ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन तक जाएगा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा उनको लग रहा है। विद द इम्पेटस ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज, द गवर्नमेंट एम्स टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये स्टूडेंट्स कट, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, एग्जाम के दिन मैंने आपके इतने बड़े चैप्टर को कितना छोटा कर दिया। अगर आप देखो डियर स्टूडेंट्स, तो जो मार्क करा के दे रहा हूं मैं पॉइंट्स, वो आपको पढ़ने, मेजॉरिटी चीजें तो कट हो रही है उसमें से, तो ये है इस तरीके से आपको एग्जाम के दिन पढ़ना है। जो मैंने हाईलाइट करके दिया यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, अब तक इतना मेरे साथ करते जाओ, नहीं किया रहेगा तो वापस ये मैराथन एग्जाम के वक्त देख लेना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, बहुत कम टाइम में सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर आता है। द सर्विस सेक्टर इज अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। निकी इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स स्टूड एट 53.8, तो ये इंडेक्स है डियर स्टूडेंट्स जो दिखाता है कि आपका सर्विस सेक्टर कितना इंप्रूव हो रहा है। इंडिया के लिए 53.8 रहा, इट्स अ गुड इंडेक्स, अच्छा है ये एक्सपेंशन वाइज में, बट ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट्स आर की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ एंड इंडिया रैंक्ड एज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। अंडरलाइन करना, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा, हाईलाइट कर देना क्विक। इंडिया कौन सा है, 8th लार्जेस्ट, 8th लार्जेस्ट करना डियर स्टूडेंट्स, 8th लार्जेस्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बस बोल दूं, चैट बॉक्स में आ गए हैं कोई ना कोई टाइम पास करने के लिए, आप प्लीज बस उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे हर्ष शर्मा आपको ब्लॉक किया जाता है क्योंकि आप कर रहे हैं टाइम पास, आई एम सॉरी, मैं आपको कर रहा हूं ब्लॉक, ओके ओके कर दिया। चलिए, हु इज विनोद लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, आएंगे। अब देखो बच्चों, ये सब होना ही है, ये होना ही है, कोई ना कोई आएंगे टाइम पास करने के लिए, ओपन प्लेटफॉर्म है, हमारा काम है डिस्टर्ब नहीं होना, 0% टाइम पास, 100% कॉन्टेक्ट। चैट बॉक्स खोलो ही मत आप, मैं भी नहीं ओपन कर रहा हूँ, जिसका जो भी डाउट रहेगा आप जब मैं ओपन कर दूंगा चैट बॉक्स तब लिखिएगा। चलिए लेट्स प्रोसीड, ओके। इंडिया का 8th रैंक है किसमें, कमर्शियल सर्विसेज में। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव उठाए ये आपको देकर रखे हुए, अब देखना। जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा पीएम के 3 से 4 बड़े योजना, पीएम किसान, पीएम आशा, आशा को चाहिए संरक्षण, पीएम खसक खाए जिसमें है सिंचाई, कोनाची आई चिंची आई नहीं, पीएम खसकाए में सिंचाई, ओके। देखिए अब गवर्नमेंट ने वैसे ही सर्विस सेक्टर के लिए क्या किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन सर्विस सेक्टर। देवियों सज्जनों देखिए, प्रमोट करने के लिए लाया गया था सिस, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अंडरलाइन करना। सिस का फुल फॉर्म ये एग्जाम में आएगा, फुल फॉर्म जो स्टूडेंट्स वो एग्जाम में आने, तो सिस का फुल फॉर्म अंडरलाइन कीजिएगा, क्या है फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ओके। 3 से 4% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 3 से 4% का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड है, दैट्स इट, इतना ही। तो सिस का फुल फॉर्म याद रखना। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए लाया है सिस, जिसमें आपको 3 से 4% का रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे आप पेटीएम पे या किसी दूसरे इस पे परचेस करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है ना, कैशबैक, बस वैसा एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड लाया ताकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई 2018 में, 2018 में डिजिटल कम्युनिकेशन, एज वी ऑल नो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन में, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पे टेलीकम्युनिकेशन यूसेज जो अपना है, तो गवर्नमेंट ने उसको और प्रमोट करने के लिए, उसको और रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर्ली लाया डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसमें क्या है, इसमें एम है इंडिया को कनेक्ट करो, एकदम रोबस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास रहे, बाद में प्रोपेल करो, इंडिया को और आगे ढकेलो,
बाद में लाया टूरिज्म पॉलिसी 2015। तो ये बच्चों बस ये डेट्स आपको याद रखने हैं कब कब आई। तो कम्युनिकेशन 18, टूरिज्म 15, हेल्थ पॉलिसी 17 और एजुकेशन पॉलिसी 16। ये स्टूडेंट सभी लोग यहाँ पे देखें, मैं एक मिनट में आपको लर्न करा देता हूँ। सबसे पहले आप घूमने गए 2015 में, सभी लोग मेरे स्टोरी पे ध्यान देंगे, सभी लोग इस स्टोरी पे ध्यान देंगे, सब कुछ यहीं पे लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आप घूमने गए 2015 में, तो आ गई टूरिज्म पॉलिसी। 15 में आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे आप देखिए जब 15 साल के रहते हैं ना अपन, तब 10th खत्म होता है ना। आपका 10th तो बाद में हो रहेगा, पर ऐसे इमेजिन करना 15 साल के थे तब आपका 10th खत्म हो गया, आप टूरिज्म पे चले गए। 16 साल में अपन ने एजुकेशन मतलब कॉलेज में अपने एडमिशन ले लिया। 16वें साल में 11th में आ गए आप, तो आ गई एजुकेशन पॉलिसी 2016। 17 में होता है जीवन को खतरा, इसलिए आपने कराया हेल्थ चेकअप। ओ माय गॉड सर क्या बात है, सर क्या बात है, आपने कराया हेल्थ चेकअप। 2017 में आ गई हेल्थ पॉलिसी। और फिर डियर स्टूडेंट्स 18 में जब 18 साल के आप हो गए, तब मम्मी पापा ने कहा बेटा अब तो हो गया है बड़ा, तुझे अब दिया जाएगा एक स्मार्टफोन कम्युनिकेशन के लिए। और फिर आप आ गए कम्युनिकेशन में। चलो जल्दी से आ गया कि नहीं सबको लर्न, जल्दी से लर्न हो गया कि नहीं। 15, 16, 17, 18 जल्दी से एक और बार मेरे साथ लर्न करेंगे सभी। आपको 15 में जैसे आपकी 15 साल के हो गए, आप आपकी 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गई। 14 साल के 15 साल के थे, 10th स्टैंडर्ड आपकी खत्म हो गई। आपकी 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गई, 15वें साल में आप गए टूरिज्म पे। 16वें साल में आपने शुरू किया आपका हाई एजुकेशन, आई एजुकेशन पॉलिसी। ओके, फिर 17वें साल में जल्दी से बताना, 17 में होता है जीवन को खतरा, इसलिए आपने कराया हेल्थ चेकअप अंडर द हेल्थ पॉलिसी। और 18 में जब आप हो गए बड़े, अडल्ट हो गए आप, या अडल्ट के बदले मेजर लिख देता हूँ, अडल्ट का लोग गलत मीनिंग लेंगे, मेजर क्योंकि नालायक बच्चे हैं इसलिए मैं अडल्ट नहीं लिखूंगा, मेजर हो गया आप, इसलिए आपको मम्मी पापा ने दे दिया एक स्मार्टफोन फॉर कम्युनिकेशन। आई होप सभी को ये सब कुछ लर्न हो गया है। लेट्स प्रोसीड। फिर डियर स्टूडेंट्स हमारी एफडीआई पॉलिसी के बारे में कुछ कहा गया है। एफडीआई मतलब क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स एफडीआई के बारे में नीचे डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे देखिए 100% एफडीआई ऑलमोस्ट हर जगह हो गया। कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें अगर आप छोड़ दो, जैसे ऑटोमिक एनर्जी में नहीं है एफडीआई, रेलवे में भी नहीं था लेकिन अभी रेलवे में भी है, राइट। सो ऑटोमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, रेलवे, इनमें 100% यूजुअली नहीं देते, लेकिन बाकी आप जितने भी सेक्टर्स देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एफडीआई को ऑलमोस्ट हर जगह 100% कर दिया। आप देख सकते हो एफडीआई अभी ऑटोमेटिक रूट जो है, जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी नहीं पड़ती, वहाँ पे हो गया है। कहाँ पे, अगर आप रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस, इसमें आप फॉरेनर से पैसा लेना चाहते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, पूरा का पूरा पैसा वहां से ले सकते हो। अप्रूवल इन एविएशन भी आ गया है, 100% इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में भी 100% आ गया, एजुकेशन सेक्टर में भी 100% आ गया, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 100% आ गया, इन्वेस्टमेंट्स में भी, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ग्रीन फील्ड मतलब समझते हो, ग्रीन फील्ड मतलब क्या, जहाँ पे नया कुछ हो रहा है, राइट। ग्रीन फील्ड मतलब क्या, जहाँ कुछ नया कुछ हो रहा है, प्रोजेक्ट नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो आप 100% अलाउड है। ब्राउन फील्ड में अप टू 100% है। ब्राउन फील्ड मतलब क्या है, जो चल रहा प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप कुछ और नया बढ़ाना चाहते हो तो उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, पूरी नहीं। ग्रीन फील्ड में 100%, ब्राउन फील्ड में अप टू 100%। ओके, तो ये अंडरलाइन करेंगे आप। ग्रीन फील्ड मतलब प्योरली नया कुछ हो रहा है इंडिया में तो पूरा मिलेगा। ब्राउन फील्ड मतलब जो चल रहा था उसमें अगर मान लीजिए आपको और कुछ एक्सपांशन करना है तो 100% तक का एफडीआई वहां पे भी अलाउड है। ओके, बाद में देखिए टेलीकॉम सेक्टर में भी 100% हो गया, पहले 74 था, अभी टेलीकम्युनिकेशन भी 100% हो गया है। गवर्नमेंट ने 100% अलाउ कर दिया है रेलवे में भी। ओह माय गॉड, लीजिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है रेलवे के, वहां पे भी 100% एफडीआई अलाउड। और एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन रेज्ड टू 49%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंश्योरेंस में 49% तक का एफडीआई अलाउड कर दिया गया है। 100% फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स, तो अंडरलाइन करेंगे। प्योर इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसमें 49% तक का एफडीआई अलाउड है। जो इंश्योरेंस के इंटरमीडिएट्स है, छोटे छोटे बीच वाले प्रोडक्ट्स, उसमें 100% तक का अलाउड किया गया है। तो ये याद रखना, बाकी तो हर जगह 100 है ही, ये याद रखेंगे हम कि इंश्योरेंस में 100 नहीं है, 49 है। और जो इंश्योरेंस के इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब क्या, जो बीच में आता है इंटरमीडिएट, वहां पे गवर्नमेंट ने 100% का एफडीआई अलाउड किया। तो ये 49 जो है याद रखना जरूरी है, बाकी सब तो 100 ही है। ओके, चलिए बाद में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब अलग अलग पॉलिसी पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर के, बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी हमको पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले कहा गया है कि हर 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या काम किया गया। तो सबसे पहले याद रखना, हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हाईएस्ट प्रायोरिटी किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। अंडरलाइन करेंगे बस, कितना परसेंट था वो काम का नहीं। हाईएस्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर पे कौन से प्लान में थी? फर्स्ट प्लान में। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जो कब से कब तक था? 56 से 61। ये 5 ईयर प्लान की जो ईयर्स है डियर स्टूडेंट्स याद रखनी पड़ेगी। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान इसने किस पे फोकस किया? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान आया, यहाँ पे भी फूड ग्रेन्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान था। 5 ईयर प्लान में डियर स्टूडेंट्स बस याद रखना ये मेन डेट्स काम के हैं और हर एक प्लान की खासियत है वो काम की। जैसे फर्स्ट प्लान की खासियत क्या है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इन्होंने किसके ऊपर रखी थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकंड 5 ईयर प्लान की खासियत क्या है कि इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान में अगर आप देखो तो वापस क्या था? रिलायंस तक इस पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमें किसी और की जरूरत ना गिरे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इसके ऊपर फोकस था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था? इट एम्ड एट 5% एनुअल ग्रोथ और हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज हुआ। बस इतना याद रखना, हाई यील्डिंग वैरायटी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, चलिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान देखिए 74 से लेकर 79, यहाँ पे वापस सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया, HYV को यूज किया, कोई काम का नहीं। ओके, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान HYV को यूज किया, हर जगह देखो आप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर जगह HYV। कितना परसेंट ग्रोथ हुआ ये सब देखे रखा भी है, देखो परसेंट देखे रखा है, फोर्थ में कितना हुआ, फिफ्थ में कितना हुआ। अब जैसे अभी फिफ्थ ईयर स्टूडेंट, तो फिफ्थ के नजदीक कौन सा नंबर है? 4.6। यहाँ पे सिक्स्थ है तो सिक्स के नजदीक कौन सा नंबर है? 6%। ऐसा याद रखो। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 4.8%, सिक्स्थ में 6। ये जो ग्रोथ हुआ इंडिया का हर प्लान में, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में बहुत रिमोट चांस है। ओके, सेवेंथ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ देखिए? 4%, और बस 7 में फिर उल्टा 4 कम हो गया। एट्थ 5 ईयर प्लान में भी स्टैग्नेशन रहा, कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में हमने हॉर्टिकल्चर वगैरह जैसे अलग अलग नए स्टार्ट किए और हमने लाया नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, याद लाइन कीजिए, नाइन्थ प्लान में। टेंथ प्लान में डियर स्टूडेंट्स जो 2002 से लेकर 2007 तक था, सस्टेनेबल ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कट करेंगे, कुछ काम का नहीं। एम देख रखे कि पॉलिसी का एम क्या था? ओके, ये जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई 2000 की, कौन से प्लान में लाई? 10th 5 ईयर प्लान में लाई। तो ये याद रखेंगे एग्जाम में आएगा। 2000 है ना, तो कौन से प्लान में आया था? 10th के प्लान में आया था। ओके, और 9th प्लान में इसको फ्रेम किया गया था, 9th प्लान में इसको फ्रेम किया गया, 10th प्लान में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 लाई गई। इसके एम क्या थे कि 4% तक का ग्रोथ रहे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करें, कंजर्वेशन करें सॉइल का, ठीक है, इक्विटी, टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ाए, कट कट कट, सिर्फ 4% याद रखेंगे। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में डियर स्टूडेंट्स टारगेट रेट क्या था? 4%। तो एक और बार जल्दी से, सबसे पहले सारे प्लान याद रखने, ये उनके ईयर क्या थे? 51 से सबसे पहले प्लान करना था, 51 से लेके 56, 56 से लेके 61। यस नो एवरीबॉडी, ये देखिए ये प्लान जो है अपने 51 से 56, 56 से 61, बाद में 61 से 66, 61 से 66 थर्ड था। तो याद रखना, ये डायलॉग मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में भी कहा था। 3 5 ईयर प्लान के बाद हमने 3 साल छुट्टी ली, 3 साल अपन ने हॉलीडे लिया, हॉलीडे। 3 5 ईयर प्लान हुए, बाद में अपन ने 3 साल क्या ले लिया? हॉलीडे, छुट्टी ले ली। फिर बाद में वापस 69 से शुरू हो गया। याद करेंगे एक और बार, हर एक प्लान में इंपॉर्टेंट क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर पे दी गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दिया गया। बोलो किस पे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पे। थर्ड 5 ईयर प्लान में अगर आप देखो तो क्या किया गया? सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान में HYV। वन सेकेंड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर पे थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? बोलिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस, थर्ड 5 ईयर प्लान में। और फोर्थ में, जल्दी से, फोर्थ में क्या था अपना? हाई यील्डिंग वैरायटी को यूज किया। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में यही हुआ है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में टारगेट रेट क्या था अपना? 4.8, सिक्स्थ में 6, फिफ्थ में 4.6, सिक्स्थ में 6, सॉरी फिफ्थ में 4.8 नहीं है, 4.6 है। ओके, फिर अपनी आई नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, कौन से प्लान में आई? वो 10th में आई, फ्रेम हो रही थी 9th प्लान में, आई का 10th प्लान में, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। ओके, इसका टारगेट क्या था? 4% का ग्रोथ रेट रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में। बाद में आया हमारा 11th प्लान,
2007 से लेके 2012। ओके, में एम क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या कि पीछे ना रह जाए। जैसे में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ईस्टर्न वो थोड़े से दूर गिरते हैं, तो उन हो सकता है कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं, उनका इंडिया में कि ग्रोथ में उनका इंक्लूजन ना हो, इतना स्टेट नहीं है जितना महाराष्ट्र आता है, इसलिए टूट जाते हैं। बट हमने 11th प्लान में ऐसा इंक्लूसिव, सबका साथ विकास, 5 प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ किया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या उन्होंने एक्सेस बढ़ाना है वगैरह वगैरह, सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये 7 में ये अंडरलाइन करना आएगा ही। फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, फॉर द अचीव ऑफ दिस जो सिक्योरिटी मिशन के अचीवमेंट्स क्या तो कितने अब तक गया है? वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, पल्स का प्रोडक्शन किया है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स टू इंक्रीज द ऑफ द कंट्री, डिफरेंट ने अपने फूड बढ़ा लिया। 2007 पॉलिसी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। बाद राष्ट्रीय विकास योजना फाइनेंशियल ईयर 8 तो 2007 8 में क्या है? यहाँ पे नेशनल कृषि राष्ट्रीय विकास कृषि, सर में क्या है? फूड। ओके, 7 में फूड सिक्योरिटी, 2008 में कृषि का। ओके, फिर वेरियस स्कीम्स, स्कीम्स तो रीजन का डेवलपमेंट पीछे रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात बहुत वेस्ट जो आइडियाज डेवलप कर गया। ईस्ट रीजन, नॉर्थ हमारा कंसर्न अगर सेंट्रल, ईस्ट रीजन थोड़ा सा पता है, उसके लिए स्पष्ट के लिए पानी डेवलपमेंट 60,000 रेन, तो जहाँ पे रेन पे इसमें पल्स अच्छा है, कुछ सैफरन जो कहाँ पे है? राष्ट्रीय योजना में कुछ भी नहीं। ओके, स्टूडेंट अब तक का मेरा कि मैं आपको मानने में मदद कि क्या है क्या है। ओके, 12th 5 यहाँ पे टारगेट ग्रोथ 4%, टारगेट ग्रोथ वो 4% एक जगह पे 2000 आपने आई थी क्या? ओके, माइक टेस्टिंग चेक, माइक टेस्टिंग अभी आ गया, आवाज है ना? चलिए, ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू, है ना? ओके, चलिए आ गया आवाज, वापस आ जाओ। चलो देखो, अब हमारे 12th 5 ईयर प्लान पे, 12th 5 ईयर प्लान देखिएगा। 12th 5 ईयर प्लान में क्या? एग्रीकल्चर ग्रू बाय 1.6%, ठीक है यार, सब ये 4% याद रखना, 4%। तो 4% एक और कहाँ पे था? ऊपर जो अपनी स्कीम आई थी 2010 में, कौन सी थी वो? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसमें 2010 की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वहाँ पे भी टारगेट ग्रोथ रेट क्या था? 4%। 5th प्लान में क्या था? 4.6। तो देखो एकदम लर्न कर लो, आ भी गया तो ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है। एक मिनट यार, ओके चेक, हाँ बैटरी अभी ठीक है ना? अच्छा यार, अभी ठीक है ना? अभी आवाज ठीक है ना? ऑडिबल? ओके, सी इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? क्वेश्चन आया यहाँ पे, एक मिनट। ओके, क्लियर है, चलिए। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या रहता है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या डियर स्टूडेंट? सबका साथ सबका विकास, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब क्या? ये देखिए, ये अपना इंडिया है, तो इंडिया का वेस्टर्न रीजन में ना बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो अपना ईस्टर्न रीजन है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे ग्रोथ खास हुआ नहीं है। तो ईस्ट एरिया एक्सक्लूड हो गया था, उसको भी इंक्लूड करो, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। दैट्स इट डियर स्टूडेंट, दैट्स इट।
ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ है ना। चलिए, तो अपना आया था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2010 में। थोड़ी देर 2-5 मिनट में अभी चैट बॉक्स ओपन करूंगा, वहां पे आप सारे अपने डाउट्स वापस पूछ सकते हैं, मैं वापस बता दूंगा चाहिए तो कुछ। ओके, तो 10th 5 ईयर प्लान में भी हमारा टारगेट था 4% का। इसके बाद जो अपने प्लान्स आए उसका भी टारगेट अपना मोर और लेस अगर आप देखो ज़्यादा भी रहा है बीच में, लेकिन इसके अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास, यहाँ पे देखिए कहा गया है, हाँ 2007 में याद रखना फूड सिक्योरिटी मिशन आया, 2008 में वापस किया, 2008 में फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में, फिर 2008 में लाया अपन ने कौन सा, बताओ रे बताओ, राष्ट्रीय कृषि विकास ये आया 2008 में। ठीक है, लास्ट में एक और बार लर्न कर लेंगे अपन, डोंट वरी। सैफरन मिशन इसके अंदर ही लाया गया था, राष्ट्रीय कृषि विकास के अंदर। ओके, फिर देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहला है 1948 में। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में एक बात मैं आपको पहले बोल दूं, शुरुआत 1948 में हुई है, लेकिन अगर आप देखो तो 1985 तक रफली सब मेनली पब्लिक के हाथ में ही था, मतलब ही गवर्नमेंट के हाथ में। पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस दिया था, प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया। 1985 में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, लेकिन 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जय, उन्होंने लाई ऐसी लिबरलाइजेशन की स्कीम जिसके तहत इंडिया का इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि आज तक लोग उसको भूल नहीं पा रहे। लिबरलाइजेशन लाया डॉक्टर जी ने 1991 में, और तब से अगर आप देखो डियर स्टूडेंट्स तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इम्पेटस मिला है, वो बाद में प्रमोट हुआ। तो लेट्स स्टार्ट फटाफट से सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अभी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आप जो अपन इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ने वाले, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 4 ग्रुप्स थे डियर स्टूडेंट्स। कितने ग्रुप्स थे? 4 ग्रुप्स थे 1948 के पॉलिसी में। पहला ग्रुप जो था उसमें अगर आप देखेंगे, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स 3 इंडस्ट्रीज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मोनोपोली। कौन थे वो 3 जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही अलाउड था? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट। आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, ये तीनों के तीनों पहले 1948 में कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा इसमें कोई पैर भी नहीं रख सकता, देखने का भी नहीं, ऐसा कहा गया था। ये हो गया आपका 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फर्स्ट ग्रुप का नाम था स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। सेकंड था बेसिक या की इंडस्ट्रीज। बेसिक या की इंडस्ट्रीज में मेन पब्लिक का रोल था, थोड़ा बहुत प्राइवेट थे, इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू इंडस्ट्रीज इन दिस कैटेगरी विल ओनली बी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो बेसिक इंडस्ट्री जो सेकंड ग्रुप था, तो सेकंड ग्रुप में क्या कहा गया? सेकंड ग्रुप में कहा गया कि जितने ऑलरेडी प्राइवेट है ना वो रहने दो, पर इसके आगे अभी जितने भी कंपनीज आएंगे ना वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रहेंगे और किसी के नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप 3 उसमें मेन आते हैं, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रेल ट्रांसपोर्ट। इसमें 1948 में कहा गया था इसमें मोनोपोली होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाद में आया अपना सेकंड ग्रुप जिसको बेसिक ग्रुप नाम दिया गया, उसमें जितने प्राइवेट थे जेवढे आहेत त्यांना आम्ही काय सांगणार नाही, उतने ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो अभी नए आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे, ऐसा डिसीजन लिया गया। थर्ड सेक्टर फिर था, थर्ड सेक्टर देखिए कौन सा था? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वाला, जिसको कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउड था, बट बहुत रूल्स थे, बहुत तोड़ के रूल्स ही बहुत थे, इसलिए उसको बोलते कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, ये मत पढ़ना। और बाद में था अदर इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर भी अलाउड थे। तो वंस अगेन जल्दी से देखेंगे 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जैसे अपने पास एग्रीकल्चर पॉलिसी रहती है एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, वैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहती है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। 1948 की जो अपनी पॉलिसी थी, इस 1948 की पॉलिसी में डियर स्टूडेंट्स जल्दी से देखना, 1948 में 4 ग्रुप थे। पहला ग्रुप सिर्फ किसके लिए? पब्लिक के लिए, राइट। सेकेंड ग्रुप किसके लिए? प्राइवेट, जो हलू उसको पब्लिक ले लेंगे, मतलब प्राइवेट जितने थे उतने थे, लेकिन हलू उसमें जितने भी नए और आने थे कंपनी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के होने चाहिए। फिर थर्ड ग्रुप था मेरे पास, थर्ड ग्रुप किसका था जल्दी से बताना? थर्ड ग्रुप किसका था? कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। और फिर अपने पास फोर्थ ग्रुप था जिसमें प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव था। तो 1948 की जो पॉलिसी है डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा कुछ नहीं दिया। बाद में देखिए आई द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत देखो क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो 1948 में पॉलिसी थी, अब एक एक्ट लाई और यह एक्ट ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को स्ट्रक्चर दे दिया। तो इस एक्ट वॉज पास इन द पार्लियामेंट ऑन अक्टूबर, ठीक है। क्यों लाया गया? रेगुलेशन के लिए लाया गया, प्रोटेक्शन के लिए लाया गया,
बैलेंस डेवलपमेंट के लिए और प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली के लिए, किसी की मोनोपोली ना हो, सबका साथ सबका विकास, प्रोटेक्शन हो सबका, बैलेंस ग्रोथ हो, रेगुलेशन रहे इसलिए लाया। एक्ट के कुछ प्रोविजन देखे रखे, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग बहुत सारे लोगों के लिए कंपलसरी थी, इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, ठीक है ये कोई काम का नहीं। तो एसेंशियली ये एक्ट लाया गया, एक्ट में दो मेन प्रोविजंस थे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे लोगे, अगर आप एक कंपनी हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम रहा इंडिया के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का, बहुत सारे रेगुलेशंस थे, बहुत सारे रेगुलेशंस लेने पड़ते थे। बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया। तो पहले देखिए 48, 51 में एक्ट आई, तो 56 में वापस देखिए एक रेजोल्यूशन लाया गया। क्या कहा इसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 रिप्लेस्ड द 1948 वाला एक्ट। 1948 में आपके 4 ग्रुप थे, हटा दिया। 1956 ने उस 1948 का जो क्लासिफिकेशन था 4 ग्रुप, उसको हटा दिया। नया क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, अब नया ऐसा क्लासिफिकेशन करना कि पेसअप हो जाए, एक्सपांशन हो जाए, प्राइवेट के मोनोपोलीज ना बने, ऐसा कोई मोनोपोली ना बन जाए प्राइवेट में, तो इतनी बड़ी कंट्री हो, इतनी बड़ी कंपनी हो जाए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को कट कर देना। लेकिन 1956 ने 1948 को रिप्लेस किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉलिसी इंडिया के इतिहास में रही है तो वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी है, ऐसा कहा तो भी गलत नहीं। यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, लाइसेंसिंग को हटा दिया। 3 चीजें हुई 1991 की जो पॉलिसी एडिशंस, उसमें 3 चीजें हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 की जो पॉलिसी, 3 चीजें उसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या, अब लाइसेंस लेने की खास जरूरत नहीं। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या कि प्राइवेट वालों के लिए जो दरवाजे बंद थे अब वो खोल दिए। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि इंडिया अब ग्लोबल मार्केट का भी एक पार्ट बन गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़े से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे नरम कर दिए गए। ओके, 3 चीजें 1991 में हुई। कंट्रोल्स को हटा दिया गया, डिसमेंटलिंग ऑफ द कंट्रोल्स, लाइसेंसिंग को हटा दिया, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रोल दिया। ओके, कंट्रोल जो थे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हटा दिए, डिस्पर्सिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, लिमिट में लाया गया। पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा लिमिट किया गया। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही बच्चों रोल था, अब उसको लिमिट में लाया हुआ है। बिकॉज पब्लिक सेक्टर में हो रहे थे बहुत लाइन में फ्रॉड पे फ्रॉड, बहुत पैसा जा रहा था। समझ गया, प्राइवेट वालों को लाना ही पड़ेगा, पब्लिक वालों का रोल लिमिट कर दिया गया, प्राइवेट का रोल अपलिफ्ट किया गया। ओके, लिबरलाइजेशन किया गया। एफडीआई अभी ऑलमोस्ट हर जगह 50% अलाउड हो गया। अभी तो हमने अभी की हालत देखी, ऑलमोस्ट हर जगह एफडीआई 100% है, लेकिन इंश्योरेंस में डियर स्टूडेंट्स 49%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। फिर ये देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी हैड बीन मेड इजी बाय अलाउइंग ऑटोमेटिक अप्रूवल। ये जो नई पॉलिसी आई 1991 में, उन्होंने स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने की बात, यहाँ पे कई सारे ब्ला ब्ला वाले पॉइंट्स है। ओके, कुछ भी इसको मत पड़िएगा। फिर बाद में आता है अपना लास्ट एक थोड़ा सा पार्ट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट। स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ द पेमेंट मतलब क्या, आप ऐसा समझ लेना, सिंपली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या दिखाता है कि क्या हमको किसी फॉरेन कंट्री को देना बनता है या उनसे लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट बात ये रही है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट विद चाइना या बहुत बड़े बड़े कंट्रीज अगर आप देखो तो नेगेटिव ही रहा है। मतलब हम इंडियंस ने इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम फ्रॉम चाइना। फिर तो ये ट्रेड बैलेंस जो आप देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मुझे सिर्फ ट्रेड बैलेंस देखना उसमें तो वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा बड़ा है, उसमें ट्रेड भी है, गुड्स का, सर्विसेज का भी। सिर्फ ट्रेड बैलेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट देख लो, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसको हम कहते हैं वाव सरप्लस, और अगर ये नेगेटिव आया मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, इसको कहते हैं डेफिसिट। क्या कहेंगे इसको, डेफिसिट, है ना। चलिए, ये देखिए फॉर्मेट दिया है, अपना एमसीक्यू क्वेश्चन है, फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आने वाला नहीं है। ओके, फेवरेबल कब रहेगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से। अनफेवरेबल कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, वो यहाँ पे दिखा है। फेवरेबल कब रहेगा, ओके, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर। अनफेवरेबल कब रहेगा, व्हेन द इंपोर्ट्स आर इन एक्सेस। रिसेंट सिनेरियो दिया इंडिया का, इंडिया का रिसेंट सिनेरियो अभी हम इंप्रूव कर रहे हैं। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, मतलब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे ओवरऑल,
तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो अभी कम हो रहा है, 13.45 बिलियन था और 17.92 बिलियन था, वहां से वो 13 हो गया, थोड़ा कम हो गया, राइट। कम 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 हो रहा है, दैट्स गुड, बट ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, ओके, लर्न करने की जरूरत नहीं। मीनवाइल मेजॉरिटी कमोडिटी ग्रुप्स पोस्टेड पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ वगैरह बोला है, कट कट। अब आ जाइए जल्दी से लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आ जाइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में, लास्ट 2 पेजेस बाकी डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के भी, तो ये चैप्टर पे अपना ओवर हो जाएगा, ओके। चेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में 2 टाइप के हैं, कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, 2 समझिएगा, ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हम समझते हैं, हाँ सर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप इंडिया के कंपनी में एक्चुअली मैनेजमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के लिए ये इन्वेस्टमेंट काम की है, इंडिया के लिए डियर स्टूडेंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काम की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इतने काम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये इंडिया के काम की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के इतने काम की नहीं। अब ऐसा क्यों समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फॉरेनर्स या फॉरेन कंपनी इंडिया के कोर मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है, कोर मैनेजमेंट में। इससे क्या होता है, इंडिया में टेक्नोलॉजी आती है, इंडिया में उधर का नो हाउ आता है, उनकी टेक्नोलॉजी हमको समझ में आती है, राइट। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के काम का है, क्योंकि इसमें फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है। मतलब इंडिया का बहुत बड़ा उनके पास, मान लीजिए एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा स्टेक उनके पास है, और प्लस दे आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन इट। दिस इज ऑफ मोर यूज टू इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, सामने वाली कंपनी आती भी है, वो मैनेजमेंट भी संभालती है, और मैनेजमेंट संभालते संभालते इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी, इंडिया को अपना नो हाउ, इंडिया को अपना नॉलेज मिलता है। और ये जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलो, इनका एम क्या रहता है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। इंडिया की शेयर की प्राइस बढ़ गई, बेच दो शेयर, निकल जाओ बाहर। शेयर प्राइस गिर रही है, लग रहा है कि कोई शेयर में दम है, खरीद लो, कल जब वापस शेयर प्राइस बढ़ जाएगी उसकी, बेच दो। ये सिर्फ इंडिया में ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मेनली करने के लिए आए हैं। पैसा लगाते हैं, बढ़ गया पैसा, निकाल लेते हैं आपका पानी। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं रहता, इसमें आप इस कंपनी का, एक इंडिया की कंपनी में एक बड़ा स्टेक खरीद लेते हो, और वो लॉन्ग रन के लिए खरीदते हो। आप उस कंपनी के इन अ वे रियल में एक ओनर जैसा कुछ कंट्रीब्यूट करने जाते हो उसमें, और ये इंडिया के काम का है, क्योंकि यहां से फॉरेन की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सकती है। बट जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जरूर नहीं है कि सबका सब एफडीआई हो, कुछ कुछ एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी होगी, कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगी, राइट। इन सब में मेन डिफरेंसेस क्या रहते हैं वो जानना है तो डायरेक्टली नीचे यहाँ पे देखिए, मैंने मेरे नोट्स में प्रॉपर डिफरेंस देके रखा हुआ है। लास्ट पार्ट पे आ जाइए अपने चैप्टर के, ये एक पार्ट खत्म हो गया तो अपना पूरा इको का जो मोस्ट बोरिंग पार्ट है फिनिश हो जाएगा, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन विल स्टार्ट विद माइक्रो। भाई मजा आएगा, भाई मजा आएगा माइक्रो में, ओके। लेट्स डू इट। डिफरेंस देकर रखा है एफडीआई और एफआईआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपनी, व्हेन अ कंपनी सिचुएटेड इन वन कंट्री मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सिचुएटेड अब्रॉड इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर एफआईआई क्या है, when the foreign companies make investment in stock market। FII में आप सिर्फ इंडिया के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो, आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, फेसबुक, आप समझिएगा, एक मिनट समझिए, आप समझिए। रिसेंटली आपने सुना है कि फेसबुक, गूगल, इन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ सर, ये जो है ना, ये एफडीआई, ये एफडीआई, फॉरेनर्स डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, एफडीआई। और वही अगर मान लेते कि जो फॉरेन की कंपनीज है वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर्स खरीद रही है, कंपनी से कुछ शेयर्स खरीद रहे हो आप, प्राइस बढ़ जाएगी, बेच दोगे, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, इससे इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं होता, ठीक। कुछ कुछ फॉरेनर्स बस पैसा देते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके फायदे के लिए। सो एफआईआई इज अ फॉरेन कंपनीज मेक इन्वेस्टमेंट इंडिया स्टॉक मार्केट। एफडीआई जो है इसमें क्या है, डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक और गूगल, इनको जो जियो ने अपना स्टेक सेल किया है, वो क्यों दिया है?
इस बदले में वो गूगल को कुछ देने वाले, वो जियो को कुछ देने वाले, रिलायंस को, राइट। एंड हेंस ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये आपको मुकेश से ही बात करना है या इनफैक्ट आपको रिलायंस से ही बात करना है। जब उनको लगे कि सच में फेसबुक और गूगल में कुछ है ऐसा जो हमारे काम का है, तो ही वो आपको एफडीआई देंगे। नहीं तो आपको रिलायंस का शेयर ही खरीदना है तो आप वो स्टॉक मार्केट पे खरीद लो, आपको रिलायंस को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। बीच में आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक, टिकटॉक के बारे में आपने सुना ही है, इंडिया में बैन कर दिया। टिकटॉक ने अभी रिलायंस को फोन लगाया था, जियो को, जी हाँ लगाया, आप देखना न्यूज देखना, जियो को फोन आया टिकटॉक का कि हमारे इंडियन ऑपरेशंस को आप ले सकते हो क्या, खरीद सकते हो क्या। ऑलरेडी टिकटॉक अमेरिका में अपने ऑपरेशंस यूएस को बेच रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शायद उसको खरीदने वाली। जैसे गूगल का यूट्यूब है बहुत बड़ा, वैसे माइक्रोसॉफ्ट भी चाहता है उनका भी कुछ बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म हो, तो टिकटॉक जो है यूएस का वो माइक्रोसॉफ्ट खरीदने वाला है। वैसे इंडिया के टिकटॉक को बैन है, इसलिए इंडिया के टिकटॉक के ऑपरेशंस को सेल करने के लिए फोन आया है रिलायंस को। अब रिलायंस को देखना है कि क्या वो उनके हित में रहेगा, क्या खरीदना सेंसिबल रहेगा या सेंसिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है। जब जियो को लगे कि आप में कुछ खास है, ऐसा हमें विश्वास है, तभी जियो आपको परमिट करेगा, नहीं तो जियो परमिट नहीं करने वाला। टिकटॉक को कोशिश करनी पड़ेगी। वही अगर आपको मान लीजिए फॉरेन कंपनीज को इंडिया के सिर्फ शेयर्स खरीदने, और वो तो स्टॉक मार्केट में भी खरीदे जा सकते हैं, वो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और FDI जिसमें फॉरेनर डायरेक्टली इंडिया के ऑपरेशंस में, कंपनी के ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करता है, ट्रू सेंस में वो बिजनेस का एक पार्ट बनता है, then that is called as FDI, which is of more use to us, right? At least in the Indian scenario, FDI हमारे लिए ज्यादा काम का रहेगा, है ना। चलिए, when a company situated in one country makes investment in company situated abroad, okay, FII क्या इजीली हो जाता है, ये FDI डिफिकल्ट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे जियो में जो आया है अभी फेसबुक एंड गूगल, अब चाहे तो एग्जाम्पल लिख लो FDI का, गूगल एंड कौन, फेसबुक इन जियो, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए आया, ऐसा नहीं कि आज पैसा डाला 20 दिन बाद निकाल लेंगे, अब नहीं, राइट। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शेयर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई खरीद सकता है। यहाँ पे फंड्स भी आते हैं, रिसोर्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, स्ट्रैटेजी भी आती है, हमारे काम की है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ पैसा आता है। यहाँ पे इंडिया का GDP बढ़ने में मदद होता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ कंट्री, सिर्फ इंडिया को कैपिटल मिलता है, दैट्स इट, कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मिलेगी। कंट्रोल ओवर अ कंपनी, यहाँ पे कंट्रोल मिल सकता है, जैसे अभी जियो में फेसबुक को और गूगल को थोड़ा सा कंट्रोल मिला है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं मिलता। आपने शेयर खरीदा है, शेयर के ऊपर डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तब आपको मिल जाएगा, कोई खास कंट्रोल नहीं। ओके, नेक्स्ट FDI और FPI का डिफरेंस देखिए। अभी एक था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चार्ट फॉर्मेट में मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप बस नोट्स पढ़िए डियर स्टूडेंट्स, सब उसमें हो जाएगा। तो FDI हम ऑलरेडी जानते हैं, तो FDI के पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे FPI के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने। तो व्हेन एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन पैसिव होल्डिंग ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अनदर कंट्री, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, इज नोन एज FPI। यहाँ पे इन्वेस्टर का रोल यहाँ पे एक्टिव रहता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे पैसिवली इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे डिग्री हाई है, यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन वेरी लेस। लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट में आते हैं, वो कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स में होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में होती है, कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स मतलब कंपनी के शेयर्स लेना, ओके, कंपनी के अलग अलग जो उनको डेट रहेंगे, डिबेंचर्स वगैरह वो लेना, तो कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स ये लेना, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट करना, दैट इज FDI, कि हम टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। जैसे जियो में अभी गूगल टेक्नोलॉजी लाने वाला है, फेसबुक टेक्नोलॉजी लाने वाला है, ओके। यहाँ पे आना भी मुश्किल है, जाना भी मुश्किल है, यहाँ पे रिलेटिवली ईजी है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का इनफ्लोज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा समझ लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों सिमिलर है इन नेचर, कि इससे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आता है। पर FDI इसमें इंडिया में कैपिटल प्लस नो हाउ प्लस टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च, ये सब आ जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब ये रहते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में फॉरेनर भी हो सकता है, इंडिविजुअल। जैसे मान लेते हैं जोली को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, जोली, माय फ्रेंड जोली बोली कि सूरज मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज FPI। जोली, उसको FPI बोलेंगे। फॉरेन के किसी एक इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इंडिया में बड़ा बड़ा खरीदना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना है, सिर्फ कैपिटल लाना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दिस इज मोर, यू कुड से क्या, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, थोड़ा सा गवर्नड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है,
इसमें इंडिविजुअल्स या छोटे छोटे भी इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली हो सकते हैं. मोर और लेस these investments only bring new capital in India, whereas FDI actually brings in capital plus resources for India. फिर आप स्टूडेंट्स जल्दी से मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ. अब आपको कुछ रहेगा डाउट इस चैप्टर में तो जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं फटक से इसकी रिवीजन लेने वाला हूँ. हाँ, आपका डाउट उन्नति अभी क्लियर हो गया होगा. उन्नति का चलिए मैं आपके डाउट पढ़ लेता हूँ, और कोई डाउट रहेंगे तो नीचे लिख देना आप. सुमित आपके डाउट बेटा आप पर्सनल इस पे भी पूछ सकते हो कि आपके बहुत बेसिक बेसिक डाउट भी है. जैसे एमआरटीपी क्या है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. बड़े बड़े कंपनीज, एक कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि कल वो इंडिया को एडवर्सली अफेक्ट करे, एडवर्सली. इसलिए एमआरटीपी लाया गया था. अभी उसको आखिर कॉम्पिटिशन एक्ट आया है. इसके तहत क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कंपनी को सब मिल रहा है इंडिया में. जैसे कल जियो बहुत बड़ा हो गया ना तो इंडिया के प्रॉब्लम हो जाएगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो ही आगे बढ़ रहा है, सबका ग्रोथ होना चाहिए. इंडिया में कंपटीशन होनी चाहिए ताकि सबका ग्रोथ हो, ये रहता है. इसलिए कंपटीशन रहे, मोनोपोली ना आ जाए. इससे पहले एमआरटीपी हुआ करता था, पर अभी कंपटीशन एक्ट आ गया, वो चला गया. ओके. बाद में नेगेटिव बीओपी क्या रहेगा? जब मैंने कहा है इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट आपने 13 करोड़ किया, एक्सपोर्ट आपने 10 करोड़ किया, तो ये जो नेगेटिव आंसर आता है इसलिए नेगेटिव कह सकते हैं इसको. ओके. एफआईआई जो है, एफआईआई और एफपीआई, मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया. आई थिंक उन्नति और सबको ये क्लियर हो गया होगा कि एफआईआई और एफपीआई में फर्क क्या है ना. एफआईआई क्या है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. और एफपीआई क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं. फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करना है, छोटे छोटे वहाँ के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है. एफपीआई वहाँ के किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पैसा है, वो इंस्टीट्यूट वो इन्वेस्ट करना है इंडिया में. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. एक्चुअली इसके पीछे रूल्स रहता है. ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब क्या कि पहले ये किसी रेगुलेशन के अंडर, किसी एक्ट के अंदर पहले इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. जैसे इंडिया में कंपनी, तो आप कंपनीज एक्ट में होते हो कि नहीं? अगर आप इंडिया में अगर लिस्टेड कंपनी हो मान लीजिए, तो सेबी के पास कुछ ना कुछ रेगुलेशन है कि नहीं जो आपको फॉलो करने पड़ता है. आप लिस्टेड होते हो उनके पास कि नहीं, लिस्टिंग अग्रीमेंट्स. हाँ सर. वैसे ही ये फॉरेन के ऐसे कंपनीज है जो किसी रूल रेगुलेशन के अंदर रजिस्टर्ड लोग है, विश्वासु लोग है, रजिस्टर्ड है. ऐसे लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशन. और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक आदमी जो है, मान लीजिए छोटा सा ट्रम्प को करना है पैसा इन्वेस्ट, जोली को करना है पैसा, वहां पे एडम है, वापस जॉन है, उनको इन्वेस्ट करना है इंडिया में. वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये एफपीआई और एफआईआई प्योरली वर्थलेस रहता है, ऐसा नहीं है. इनसे इंडिया में कैपिटल का जनरेशन होता है. कैपिटल तो इंडिया को फायदे में मिलता ही है, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए वेस्ट है. इंडिया को कैपिटल मिल रहा है, फॉरेन कैपिटल आ रहा है इंडिया, पर एफडीआई में ज्यादा मतलब है. शेयर तो परचेस करना ही पड़ेगा. सुमित सानी, सुमित, यस कैपिटल मार्केट प्लेज अ वेरी रोल. एवरीवन प्लेज, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रोल प्ले करते आ रहे हैं. आई थिंक यस सर. और क्लियर सर. एक बार ये वापस बता दीजिए, शॉर्ट में बता दिया मैंने, राइट? धुन थैंक यू क्लियर. और क्लियर 100% क्लियर. और क्लियर. व्हाट इज कंपटीशन एक्ट? सुमित कंपटीशन इंडिया में कंपटीशन एक्ट मतलब ऐसा समझ लीजिए सुमित सानी, ध्यान से समझ लेना. ये मैराथन है बेटा, मैराथन के हिसाब से अपना अगर बिल्कुल भी कोई भी लेक्चर देखा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए. कंपटीशन एक्ट समझना. कंपटीशन एक्ट मतलब क्या कि इंडिया में अगर आप कंपटीशन को रोक रहे हो तो कंपटीशन एक्ट आपके अगेंस्ट ऐसा आप समझ लीजिए बस. कंपटीशन एक्ट इंडिया को इंडिया में कंपटीशन प्रमोट करने के लिए है. कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जियो ने सबको धमकी दे दी, सब बंद गिरो मैं ही चलूंगा अकेला. ऐसा हुआ तो कंपटीशन एक्ट के तहत जियो के ऊपर कार्रवाई होगी. तो ऐसा सोच लीजिए कि इंडिया में कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा बनी रहे, जिसमें सबको चांस मिलता रहे, और कोई इंडिया की नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ना बने. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया की वो हुकूमत करती थी, ऐसी वापस कोई कंपनी नहीं आए इंडिया के आने वाले जमाने में. बस इसलिए आपके पास कंपटीशन एक्ट है. चिरा का क्वेश्चन है जो करंट डेटा दिया है बुक में, वही जो करंट डेटा है वो हमको इंटरनेट का याद रखना है, जो बुक में डेटा दिया है वो हमको याद रखना है. जैसे जो बुक में आपके डेटा है वो आप याद रखिए, करंट डेटा मत देखिएगा इकोनॉमिक्स के लिए. चलिए, आई होप डियर स्टूडेंट्स एवरीथिंग हो गया.